अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पे नातिया में समय खुशामदीद। आज एक नया पेंडोरा बॉक्स पाकिस्तान की सियासी तारीख में खुल गया है। वैसे तो पेंडोरा बॉक्स की ना कोई कमी है, ना किसी कंट्रोवर्सीज की कमी है, लेकिन हर आए नए दिन में एक नई चीज़ हमारे सामने आ जाती है और फिर हम अपने सवालों के जवाबात ढूंढते रहते हैं। एक नई ऑडियो लीक्स का शिकार हुई हैं जो कि PM हाउस, सबसे अलार्मिंग चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की वो ऑडियो जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी पर भी उन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया है, वो किस तरह से लीक्स हो गई, और अगर वो लीक्स हो ही गई तो वो जो जिम्मेदार थे वहाँ की सिक्योरिटी के, वो खामोश क्यों बैठे हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन बाकायदा तौर पर शुरू हो गई है? और अगर ऐसा हो गया है तो क्या जिम्मेदारों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी? दूसरे सवाल जो इस हवाले से उठते हैं वो कौन इसमें बेनिफिशरी है और किसके लिए डैमेजिंग है। ये जो स्टडी है, ये जो रिसर्च है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन कुछ जब आप इसका तज्जिया करेंगे और इसको पढ़ने बैठेंगे तो लगता है कि हुकूमत के खिलाफ नहीं, हुकूमत के एक धड़े के खिलाफ है। लेकिन इसमें हकीकत क्या है और हुकूमत इससे किस हद तक अग्री करती है हमारी इस बात से, वो ज़रा जानते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर। उनको ज़रा खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। मैं जब कहती हूँ वफाकी वज़ीर तो कौन सा पोर्टफोलियो है सर आपके पास? ये काफी नहीं कि वाकई वज़ीर नहीं, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछना अगर इथों भी जान छुड़ाना चाहते जे मैं हुणे दे देना। नहीं सर, जानना है ना। छोड़े आगे चले। नहीं सर, आगे कैसे चले? वफाकी वजीर हैं, ठीक है। आप यकीनन वो सैलरी भी लेते होंगे, वो इंसेंटिव्स भी लेते होंगे, वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी एंजॉय करते होंगे। बिल्कुल नहीं कर रहा। तनख्वाह नहीं लेते? नहीं ले रहा। और कोई प्रिविलेजेस नहीं, झंडे वाली कोई गाड़ी नहीं? मैंने कभी झंडा यूज ही नहीं किया। अच्छा, तो फिर वफाकी वजीर का फायदा क्या अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है? अगर मेरी जमात समझती है कि वफाकी वजीर ही खाली रहना है तो मैं खुश हूँ इस पे। अगर आप नाराज हैं तो मैं बात कर लूँगा। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन सर जब एक वफाकी वजीर हैं और आप माशाल्लाह काफ़ी कैपेबल मिनिस्टर हो सकते हैं, तो आपकी सलाहियतों से फायदा क्यों नहीं उठाया जाता? भाई अगर कोई नहीं उठाना चाहता तो आपको कोई शहबाज शरीफ साहब नहीं उठाना चाहते आपकी सलाहियतों से फायदा? ये मैं खुश हूँ। मैं खुद 72 रुकनी काबीना जस्टिफाइड है आपकी नज़र में? भाई हो सकता है 74 से भी बढ़ जाए। आइन क्या कहता है? भाई आइन को इसलिए अब आ जाएं, मैं थोड़ा संजीदा बात कर लेता हूँ। बात यह है कि ये एक जमात की हुकूमत नहीं है, ये कौमी हुकूमत है। और मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो जब डिमांड करेंगी कि हमें अकोमोडेट किया जाए तो आप किस तरह नहीं करेंगे? अपने बंदे कम कर दें। कितने और कम करें? आप देखें कितने गिने उंगलियों पे कितने लोग हैं मुस्लिम लीग नून के और बाकी तादियों के। जस्टिफाइड है नहीं है? भाई मेरी बात सुन नहीं है ना सर, मेरी बात सुन लेना नादिया। एक तो बात बड़ा मसला होता है आप जैसे लोगों का कि आप सवाल जब करते हैं ना तो आप चाहते हैं कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक जवाब आए। आपने सवाल किया ना तो मैंने आपको जवाब दे दिया, बात खत्म। मैं तो सिर्फ पूछूं जस्टिफाइड है जिस अवाम को कहा जाता है। मैंने आपको उसका जवाब दिया कि अगर एक जमात की हुकूमत हो तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जब आप कौमी हुकूमत में बैठे हुए हैं तो कौमी हुकूमत में बैठी दीगर जमातों की ख्वाहिश को मद्देनजर रखना ये आपकी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई आवाम को ये ना कहना कि हमारे पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो जो बनाए हैं मामले खुसूसी या दीगर, कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, वो चेक कर लें, वो बोझ नहीं है। अच्छा, बस नाम दिया हुआ है, ख्वाहिश, उनकी ख्वाहिशें। भाई मेरी बात सुने ना, उनकी ख्वाहिशें अगर किसी के तजर्बे से बगैर तनख्वाह के, बगैर बोझ के अगर कोई आपको देता है, सहूलत देता है, आपका कोई हुकूमत चलाने में मामनत करता है बेहतरी के लिए, ये बात ठीक है, तो क्या गलत है इसमें? ये चले, ये बात तो ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं सर कि मैं जब आपसे सवाल कर रही हूँ तो अमूमी तौर पे जितनी भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो जो आपकी एक काबीना कह लीजिए या मुस्लिम लीग नून की फर्स्ट और सेकंड लीडरशिप कह लीजिए, उससे बिल्कुल हट कर होती है और लोग उस पर कुछ बड़े सवालात भी उठाते हैं। आप वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं वो ऐसा लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन है या आप मरियम नवाज साहिबा के स्पोक्स पर्सन है, लेकिन ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन जुबैर साहब हैं। आप किस कैपेसिटी में करते हैं? कमाल है, मैं एक पार्टी का मेंबर हूँ और हमारी जमात में पूरी जमहूरियत है, हर बंदा अपनी राय दे सकता है। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पूछ के बता के करते हैं, खुद कर लेते? कभी ऐसा नहीं हुआ और कभी किसी ने पूछा भी नहीं है। ठीक है, कौन सी बात है ऐसी जो आपको नागवार गुजरी है
मुझे कोई नागवार नहीं, अच्छा, मैं पूछना चाह रही या थी कौन सी ऐसी बात मैंने की है जो तर्जमान को ही करनी चाहिए, किसी और का जमात में हक नहीं है? कोई बता दें, सवाल कर लें। बिल्कुल ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। ऑडियो लीक्स, प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑडियो लीक्स होती हैं, आपका शक किस पर है? नहीं, पहले मुझे ये बताएं, आपको इतराज किस पे है? मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इतराज है सर? मुझे या बिल्कुल मेरे नाम पे इतराज है? नहीं नहीं नहीं, आप इंतहाई मोहतरम हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं आप हमारे, और मुझे पता है कि आपके अंदर इतना हौसला है कि आप सख्त से सख्त सवालों के भी जवाब बड़े मुस्कुराते हुए देते हैं। तो मैंने कहा चलें जी पूछ लूं और चेक कर लूं मियां जावेद लतीफ साहब को गुस्सा आता है कि नहीं आता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। पीएम हाउस से ऑडियोज लीक होती है, शक किस पर है? नहीं, मुझे तो शक उस वक्त होगा जब इन्वेस्टिगेट हो जाएगी चीज़ें, तो मैं किसी को नाम दे सकता हूँ। मुझे तो इतराज़ इस बात पे है कि अगर माजी की जो ऑडियो वीडियो हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता और वो चीज़ें पब्लिक होती, उस पर एक्शन होता, तो आज किसी को ये ऑडियो लीक करने की हिम्मत ना होती या बग करने की ज़रूरत पेश ना आती किसी। आपको याद है ना कि व्हाट्सएप पे कमीशन बनता है? आपको याद है कि ऑडियो लीक हुई थी साकिब निसार की? आपको याद है ना वीडियो एक आई थी अरशद मलिक जज की? उस पर अगर कोई एक्शन हो जाता, अगर मैंने फेंक दी थी, मेरे पे एक्शन हो जाता, और अगर दुरुस्त थी तो उस पर अमल हो जाता। आप मुझे ये बताएं ना कि जो मैं जिक्र कर रहा हूँ व्हाट्सएप का जो कमीशन बना था, क्या आज तक वो लीक हुई हैं चीज़ें किसी ताकतवर की? नादिया, मुझे ये बताएं ना कि एक सिविलियन की ऑडियो वीडियो किसी और प्राइम मिनिस्टर की हो जाए, मुझे उस पर भी इतराज़ है। इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में लीक हुई है, मुझे इस पर भी इतराज़ है। इतराज़ क्या है? इतराज़ इस पे है कि भाई अगर यहाँ ही कोई गलत, जिस तरह आपने सवाल किया कि आपको किस पे शक है, तो आप ये सवाल क्यों नहीं करती कि और दीगर अदारे जो हैं, जो ताकतवर हैं, उनकी कभी लीक्स हुई हैं चीज़ें? सर सुनने में ये आ रहा है कि अगली एपिसोड जो है वो इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे उनकी होगी, और उसके बाद एक और पेंडोरा बॉक्स है, और फिर ये जो लेटर है जो इस जो हैकिंग वेबसाइट के साथ अटैच्ड है, उसमें कहा है कि मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद ऑल हाई प्रोफाइल पीपल इंक्लूडिंग दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड नॉट इन पावर। तो लोगों का कहना यह है कि अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। नहीं, इश्क हुआ ही नहीं अभी। बात सीधी सी है कि मुझे ये बताएं नादिया, जब हम ऑडियो वीडियो का जिक्र करते हैं तो मैं सवाल आपसे मैंने किया ना कि उस पर कमीशन बनने चाहिए, क्यों नहीं बनते? नहीं बनते ना, लेकिन अब आप क्यों आज है? क्या आप कमीशन बनाएंगे? भाई बनना चाहिए। मेरी तो, मैं, आप फिर कहेंगी कि आप बतौरे जमात की बात कर रहे हैं या मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे कोई बता दे कि एक वहाँ से चीज़ों का लीक होना, टाइमिंग क्यों लीक होती हैं? हाँ, अगर कोई लीक होती हैं, मुझे शौकत तरीन की जो ऑडियो लीक हुई या वो बात कर रहे थे उनसे वज़ीर ख़जाना जो हैं पंजाब के या KPK के, हाँ। भाई एजेंसियों का काम ये होता है कि मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह की मनसूबाबंदी करता है तो वो टेप होनी चाहिए, मगर ये क्या तरीका है कि लीक कर दें आप? सर वो भी तो लीक हुई थी, लेकिन बहरहाल इस किस्म की लीक्स होती हैं और आपकी पार्टी भी इस किस्म की लीक करती है। अब अच्छा, उस पे नादिया एक्शन क्या हुआ है? सर अब मेरी सुने ना, आप सारी जिम्मेदारी मेरे पे ना डालें। नहीं, मेरे से मुराद हुकूमत पे। सर मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, एक सेकंड नादिया, मेरी बात ज़माने में नहीं हुई, आप करें। भाई मेरी बात क्लियर होने दें। मैं ये कह रहा हूँ हमारे दौर में ये ऑडियो लीक हुई है ना शौकत तरीन वाली, तो इस पे क्या अदारों को एक्शन नहीं करना चाहिए? वो पाकिस्तान के रियासत के खिलाफ है एक साजिश। भाई अगर मेरे खिलाफ हो रही होती तो मैं एक्शन लूं या ना लूं, मगर रियासत के खिलाफ है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं? भाई अदारे कहाँ हैं? रियासती अदारों की जिम्मेवारी है। अगर मैं किसी ऐसी साजिश का हिस्सा हूं
तो मेरे खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए ना, और हो जाता है। चले आ जाते हैं ऑडियो लीक्स पे, वन बाय वन शुरू करते हैं। एक ऑडियो लीक होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनके कहा यह जा रहा है कि शायद उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो तौकीर शाह साहब हैं या नहीं है। दूसरी साइड पे कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब है। उनके साथ मुकालमा क्या होता है कि मरियम नवाज साहिबा के जो दामाद है राहील, वो कुछ मशीनरी अपने पावर प्लांट के लिए मंगाना चाहते हैं इंडिया से, और वो उनको कहते हैं कि जी उन्होंने मुझे कहा है, मतलब मरियम नवाज साहिबा ने डायरेक्टली उनको कहा है, उनके साथ चैट हुई है, लेकिन वो वजीर आजम को मशवरा दे रहे हैं कि आप ऐसा ना कीजिएगा वरना ये आपके गले पड़ जाएगा। अब इसमें मुझे बताएं रियासत के खिलाफ कौन है, भारत से मशीनरी मंगाना, और उनको भी एतराज यही है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भारत से मशीनरी मंगाएगा, आपके अपने गले पड़ जाएगा। तो मरियम नवाज साहिबा ऐसे 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 काम क्यों कहती हैं? अच्छा नादिया, मुझे आपसे तवक्को नहीं है, वो जो कह रहे हैं ना आज जलसे में कि इंडिया से जो है वो पावर प्लांट मंगवाया जा रहा है, इंपोर्ट बंद है ना, मैं तो इसलिए कह रही हूं। एक सेकंड रुक जाए ना भाई, मुझे ये बताएं उस पावर प्लांट का 60% हिस्सा पाकिस्तान आ चुका है, और किस सन में आया है? 20 में 2018 से 2020 के दरमियान। और मंगवा के देने वाला कौन है बताएं जरा? रज़ाक दाऊद। आप मुझे ये बताएं कि मैं नहीं कहता कि रज़ाक दाऊद इंडियन है, मैं नहीं कहता कि वो इंडिया के साथ मिला हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि वो इंडियन एजेंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो सहूलत देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, दूसरे लोगों को चीज़ें मंगवा के देते हैं, वो एक कमीशन लेते हैं अपना। अब रज़ाक दाऊद को मैं मुजरम नहीं ठहरा रहा, मगर आपको ये बता रहा हूं कि वो जो कह रहा था जलसे में, उसको शर्म आनी चाहिए, बात करने से पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए कि ये पार्ट जो आए हैं या 60% पोर्शन पावर प्लांट का है, किस दौर में आया है और अब क्या बात हो रही है, वो सुने। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि मुझे एक सेकंड, जो वज़ीर आज़म इस बात पे कायल हो गए कि ये गले पड़ जाएगा, वो क्या कह रहे हैं? वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं उनसे बात कर लूंगा, उनको समझा दूंगा। नहीं, एक सेकंड, आपने सवाल किया ना, इसका भी जवाब ले लें। बात यह है कि वो जलसागाह में जो बात कर रहा है और जो ऑडियो लीक हुई है, इसमें कोई एक ऐसा जुमला बताएं जो वो कह रहा हो कि कानून से हट के आप काम कर दें, खैर है। वो कह रहा है जनाब कानून इजाजत नहीं देता कि पाबंदी लगी हुई है, और वो क्या कह रहे हैं कि ये कैबिनेट में रखना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। अब दूसरी बात एक और मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे उड़ती उड़ती कानों में जो खबर है कि वो लोग गए कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में। कौन लोग? जिन लोगों के पावर प्लांट का जिक्र हो रहा है 2020 में, और मेरी इतला के मुताबिक, मैं क्लियर नहीं हूं, मेरी इतला के मुताबिक यह है कि कोर्ट ने ये कहा, ये फैसला दिया, मेरी इतला है, मसदका नहीं है, कि आप बाकी का हिस्सा जो है इनको मंगवाने की इजाज़त दें। और आज तक जो पिछली हुकूमत थी उसने भी इजाज़त ना दी और एक्सक्यूज़ करती रही क्योंकि हम पाबंदी लगा चुके हैं। हमें ये है एहसास कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है कि आप 60% मंगवा चुके हैं, और ये आज जो पाबंदी लगा रही हैं ये आप पे भी अप्लाई हो रहा है। हमें अफसोस है, मगर ये 4-6 माह की जो हुकूमत है, क्या इसने उसको कोई सहूलत दी है जो आज हम बात कर रहे हैं इस पे? हाँ, लीक पे हम बात कर रहे हैं। के इल्म में नहीं था कि आप पाबंदी लगा चुके हैं, फिर भी वो बजे देंगे। अच्छा, आ जाए वो जो बात कर रहे हैं, मेरे इल्म में बात नहीं है, मैं फिर कोट कर रहा हूं कि कोर्ट का जो फैसला है उसकी रोशनी में बात की जा रही है कि भाई अगर कोर्ट का फैसला है और एक शख्स जो है 60% अपना पावर प्लांट ले आता है, उसका वो भी जाया जाएगा, और 40%। क्या इससे पहले इंडिया से पावर प्लांट लोगों ने नहीं मंगवाए? बताए ना। एक सेकंड, पाबंदी लगी भाई मेरी बात सुने ना। पाबंदी अगर एक सेकंड, अगर पाबंदी एक सेकंड नादिया, एक सेकंड प्लीज, अगर पाबंदी लगी है तो आ तो नहीं ना गया। अगर तो आ गया पाबंदी के बावजूद तो आप ये एतराज कर सकती हैं, और अगर नहीं आया तो उसके लिए ये बात की जा रही है कि अगर कानून इजाजत दे कि जिसने 60% मंगवा लिया हो,
क्या उसका जाया हो जाए या 40% उसको मंगवाने की इजाजत दे? अगर कानून इजाजत दे तो वजीर आजम की सिफारिश दरकार ही ना हो, फिर तो मरियम साहबा को अपने दामाद की सिफारिश भी ना क्या करनी प्राइम मिनिस्टर ने इजाजत दे दी है? नहीं, इजाजत दी या नहीं दी, यही कहा है ना कि कैबिनेट में रखा जाए, भी नहीं पड़ती अगर के इतना कानूनी तौर पर वो जायज होता। मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है इस तरह बात जो की जा रही है, और खास तौर पे इमरान खान की तरफ से। सर इमरान खान को छोड़े, मैं तो उस ऑडियो लीक आपने जो सवाल किया मैंने जो आपको हमारे जवाब सामने है कि वो कानूनी तौर पे, उसके बाद जो है एक सोसाइटी बना रहे हैं, ये भी बताया गया, वहाँ पे ग्रिड स्टेशन बनाना है वो भी बताया गया, तो उन्होंने कहा कि उसको आप नेशनल लेवल पे कर दें, जबकि जो सोसाइटीज बनाता है ये उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर वो ग्रिड स्टेशन भी बनाए। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात पेट्रोल की कीमतों पर भी शुरू होती है, बात से शुरू होती है, बात मिफ्ता इस्माइल पर भी होती है, और उसके साथ साथ परवेज मुशर्रफ साहब जब बीमार होते हैं तो उनकी वापसी को लेकर भी क्या बात की जाती है वो भी बात है। या जावेद लतीफ़ साहब अगर नाराज ना हो तो ब्रेक से आते हैं, इस पे मजीद बात करते हैं। नज़ीर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हमें और आपको सबको अच्छी तरह से याद होगा, कुछ ही दिन पहले की बात है। मरियम नवाज साहबा एक मीडिया पर गुफ्तगू कर रही थी, मीडिया टॉक कर रही थी, उनसे पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पे पूछा गया। उन्होंने कहा कि मैं इसको ओन नहीं करती, उन्होंने कहा यह हुकूमत का फैसला है लेकिन मैं उनके साथ नहीं खड़ी, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। उससे पहले हमने देखा उन्होंने कहा कि कसम खा के एक जलसे में कहा कि मुझे भी तकलीफ होती है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी तकलीफ होती है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी तकलीफ होती है। लेकिन जब ये ऑडियो लीक होती है तो उसमें वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कह रही हैं कि ऐसा करना नागुज़ीर है, यानी हमें कीमतें पेट्रोल की बढ़ाना होंगी, जिस पे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इससे जो हमें अपनी पहले माशी हालत देखनी होगी। तो मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि अंकल हमें साथ साथ किसी और तरीके से आपका इमेज बनाना होगा, ये बहुत अहम है। अब ये वही नहीं है, मेरी पाकिस्तान में तो क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उसके बाद ये मैं तो कोई मीडिया सेल नहीं चलाती। बाद में ये तब की ऑडियो है जब प्राइम मिनिस्टर में मैं मीडिया सेल चलाती थी। आज वो पब्लिक में ये कह रही हैं कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करती, और अंदरूनी खाना वो शहबाज शरीफ साहब को कह रही हैं कि कीमतें बढ़ाना होंगी, आपकी इमेज को किसी और तरीके से बेहतर बना लेंगे। नादिया, जो आपका सवाल का पहला हिस्सा है ना, जो आपने कहा कि मेरी लंदन तो क्या यहाँ भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या यहाँ नहीं तो लंदन भी नहीं है, ये तो आप नैब का जो प्रोसिक्यूटर है उसका हालत देखें, जो कोर्ट में वो पेश होता है और कोई सबूत नहीं दे सकता। और मैं नहीं एक बात कह रहा, ये वही अदालतें हैं जो जिनसे हमें सज़ाएं हुई थी, और ये वही अदालतें हैं जो आज सवाल कर रही हैं प्रोसिक्यूटर से, और ये वही प्रोसिक्यूटर हैं जो उस वक्त थमते नहीं थे झूठ बोलने से, और 2-2 महीने की अब तारीखें भी ले रहे हैं। सर अब वाले नैब से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब तो मसला ये है कि जो कोई भी बैरून मुल्क से आया हुआ डॉक्यूमेंट भी काबिल कबूल नहीं होगा, तो अब तो गली मुझ गई ना। नहीं, अब आ जाते हैं पेट्रोल की कीमत। नहीं, इस तरह ना करें। बात यह है कि आपने एक पहले बात की थी कि वो जनाब कुछ समझ नहीं आती कि लीक्स होती हैं चीज़ें, ऑडियो आती हैं और किसको सज़ा होती है किसको नहीं। आपको याद है कि जो पंडोरा बॉक्स की आप बात करते हैं, तो एक पंडोरा बॉक्स आया भी था और उससे पहले पनामा भी आया था, और पनामा में 450 लोगों का नाम था, और जिसका पूरे अफसाने में जिक्र नहीं था नवाज शरीफ का, उसको सज़ा दे दी गई थी। और 450 बंदे की लिस्ट जो थी, उस एक बंदे का केस आज तक नहीं चल सका। सर तो उस मुशीर को ढूंढिए जिसने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि असेंबली में खड़े होकर खिताब करें, और उस मुशीर को भी ढूंढिए जिसने कहा था कि आप अपनी क्लैरिफिकेशन पेश करने के लिए कौम से खिताब करें। नवाज शरीफ साहब को एक बात कहनी चाहिए थी कि भाई मेरा नाम ही नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, बात वहीं पे खत्म हो जाती। अच्छा, वो अपनी सफाइयां पेश कर रहे थे। वो मुशीर का नाम बता दूं आपको? बता दे। वो नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ, तो शिकायत ना करें। नहीं, मेरी बात सुन लेना। नवाज शरीफ अंदर से साफ था, वो क्लियर था कि मेरे ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम है नहीं, मैंने ऐसा कोई जुर्म किया नहीं, तो कोई कमीशन बना ले, कोई व्हाट्सएप पे कमीशन बन जाए, कोई बतौर प्राइम मिनिस्टर के वो पेश होते नहीं रहे JIT में। एक सेकंड रुक जाएं। और जो बंदा एक्स हो गया था वो ललकार रहा है और वो जाने को तैयार नहीं था, मगर जिस तरह भेजा गया वो भी सबके इल्म में आ जाएगा। मगर नवाज शरीफ ने बतौर प्राइम मिनिस्टर के हर कमीशन को भी कबूल किया। उसको ये इल्म नहीं था कि ख्वाहिश पे साकिब निसार से कैसे फैसले लिए जाएंगे। उसको ये इल्म नहीं था कि वीडियो किसी की
अरशद मलिक की वीडियो किसी के पास मौजूद है जज के, और उससे वो दिखा के कैसे फैसले ले लिए जाएंगे? ये मालूम होना चाहिए था, क्योंकि एक जमाने में वो खुद ये करते रहे। अभी भी जस्टिस कयूम की नादिया एक सेकंड, जहां पे अपनी ख्वाहिश भाई मेरी बात सुने, ये बड़ी बात की आपने। एक सेकंड, आप फिर मुझे ये बताएं कि वो जो आप बात कर रही हैं जस्टिस कयूम की, कमीशन बनता ना भाई उसके बाद भी हुकूमतें आई ना। एक सेकंड, उसके बाद क्या हुकूमतें नहीं आई? आपकी भी आई भाई। नहीं, हमारी तो थी ना। हमने तो एक ऑडियो आई ना कि हम शहबाज शरीफ के हवाले से कि वो बकौल वो भी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक फैसले करवा रहे थे। एक सेकंड ना, उसके बाद जिनके मुतल्लिक कहा जा रहा था उनकी हुकूमत नहीं बनी, फिर कमीशन बनाते। और फिर एक और बात मैं आपको कहता हूं, मुझे कोई ये बता दे कि हाई जैकर नवाज शरीफ था, सजा हुई ना? बिल्कुल। और फिर सजा होने के बाद नादिया, जब वो बंदा 8 साल के बाद आया, और क्या किसी की अपील सुनी जाती है 8 साल के बाद? मैं अपने बारे में कह रहा हूं भाई, मैं अपने बारे में कह रहा हूं कि क्या किसी की अपील 8 साल बाद सुनी जाती है? सुनी गई ना, बेगुनाह था ना। और फिर एक सजा याफ्ता बंदा जिसको आप कह रहे थे कि इसने ये भी गुनाह किया, इसने ये भी गुनाह किया, वो तीसरे दफा प्राइम मिनिस्टर बना ना। फिर आज भी, और ये मैं आपको बता के जा रहा हूं, आपको ये बता के जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह 2017 का पाकिस्तान जो एक फलता फूलता पाकिस्तान था, जिस तरह जिस साजिश के तहत और जो किरदार थे नवाज शरीफ को सजा देने वाले, वो एक्सक्यूज करते आपको नजर आएंगे नवाज शरीफ से। और यही रियासत के अदारे उससे कहेंगे कि ये पाकिस्तान चलता नहीं है नवाज शरीफ के बगैर, जिन्होंने नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाई नवाज शरीफ दुश्मनी में, और आज रहनुमाई लेते हैं, आज नवाज शरीफ के तजर्बे से रहनुमाई लेते हैं। और मैं बतौर पाकिस्तानी के, बतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का रुकन होने के नहीं, बतौर पाकिस्तानी के आपको यह कह रहा हूं कि पाकिस्तान से बहुत बड़ा जुल्म किया गया। जो किरदार थे नवाज शरीफ को 2017 में नाहल करवाने के लिए और पाकिस्तान को पीछे धकेलने में, आज जिस पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा हुआ है, इसमें उन लोगों का किरदार है जो बेनिफिशियरी थे। कौन थे? बहुत से लोग थे। फिर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब से पूछ लें, अगर आपको भी मुश्किल होगी, मेरे लिए भी मुश्किल होगी। अच्छा ये बताएं, पेट्रोल फिर शौकत सिद्दीकी साहब ने तो नाम ले लिए ना भाई। पेट्रोल की कीमतों में ये हिपोक्रेसी क्यों हमारे सामने आती है कि पब्लिक के सामने एक स्टेटमेंट दिया जाता है और पसे पर्दा आप शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि आप खुद कीमतें बढ़ा दें, तो इस किस्म के जब स्टेटमेंट आते हैं फिर लोगों का सियासतदानों पे से एतबार उठता है कि आप सामने कुछ है और पीछे कुछ। सियासतदानों पे एतमाद रह कहाँ गया है कि आप ये देखें कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सुनने को ये मिले वो गद्दार है, वो डाकू है, वो चोर है, वो इंडियन नवाज है, उसने लूट लिया, ये तो सुनने को मिलता है। और जब वो जवान होता है तो फिर वो डाकू चोर नहीं कहेगा, गद्दार नहीं कहेगा। मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो कौन सी मजबूरियां हैं जो सियासतदानों को अपनी गर्दनें पेश करने पर मजबूर कर देती हैं। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुख्तसर सी बात यह कि उस दिन इस सियासत में इनकलाब आ जाएगा जिस दिन सियासतदान सच बोलना शुरू कर देंगे। जो वो पर्दे के पीछे बोले वही वो अवाम में भी बोले। मैं जावेद लतीफ़ साहब, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे जल्दी से बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो पेट्रोल पर बात हो गई कि जी आप पब्लिकली आप कह रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस को मैं ओन नहीं करती, वज़ीर आज़म को आप फ़ोन करके कह रही हैं कि जी आपको ये बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद जड़े मुशर्रफ साहब बीमार होते हैं, उनकी वापसी के हवाले से DGI एक स्टेटमेंट देते हैं मीडिया पर कि वो उनको वापस आना चाहिए। तो मरीम नवाज साहिबा कहती हैं अगर उन्होंने लाना है तो लाना है, उस वक्त हम पागल बनेंगे। ये सोचते फौज जो कर रही है वो कर रही है, इसकी हुकूमत की कोई अहमियत नहीं है। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि अब अगर हमें कोई प्रॉब्लम पैदा करते हैं और रुकावट डालते हैं तो टेंशन शुरू हो जाएगी। इसलिए मैंने मियां साहब को बोला, यानी अबू जी को बोला कि आप ऐसी एक ट्वीट कर दें कि अल्लाह की रजा के लिए आपने ये मामला अल्लाह पे छोड़ा। उसके बाद अबू जी मान गए, उन्होंने ये ट्वीट कर दी।
ईसीपी के हवाले से किस किस के इस्तीफे पीटीआई से कबूल करने हैं, किसके नहीं करने, ये फैसले कौन कर रहा है? अयाज सादिक साहब कहते हैं हम लिस्ट बनाकर देंगे कि किस किस को मिलना है, किस किस की अप्रूवल होगी, ये लीडरशिप करेगी। यानी इसमें इलेक्शन कमीशन का बजाय कोई रोल नहीं था, ये सारे फैसले भी अंदरूने खाना हो रहे थे। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की मजीद पंजाब हुकूमत के बारे में भी उनकी एक लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल इस पर आप कोई जवाब देना चाहें, लेकिन कम अज़ कम इतना बता दें कि जो हम सियासतदानों की बात कर रहे हैं कि फतवे लग जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो ये इनकलाब उस दिन आ जाएगा जब सियासतदान बात करना और सच बोलना शुरू कर देंगे। डू यू एग्री विद दिस थिंग? नादिया, आप बहुत सी बातें ठीक कह रही हैं। उसमें से एक बात यह है कि आप बात कर रही हैं कि सियासतदान कितने बाइख्तियार होते हैं और कितने बेइख्तियार। ये भी थोड़ा सा साथ कह दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसकी वजह यह है कि कानून आइन तो बनता है और उसमें तरमीम कानूनी वो जो मेंबर पार्लियामेंट का होता है उसका काम ये होता है कि कानून साजी करना। ठीक है, मगर कितनी दफ़ा कानून पर आइन पर अमल हुआ है ये आपके सामने चीज़ें हैं। बिल्कुल सही है। अब उस चीज़ को भी कोट करें जब ये कहा जाता है कि आइन आइन की जो किताब है, ये डिक्टेटर कहते हैं ना कि परे रद्दी में फेंको, कोई कहता रहा है ना, और ये मानता रहा है कोई आज तक। और जहाँ तक आपका सवाल है ये कहने का कि परवेज़ मुशर्रफ को आने दिया जाए, जिस तरह आपने कोट किया है, जो आपने गुफ्तगू फरमाई, ये एक हकीकत नहीं है कि परवेज़ मुशर्रफ को जस्टिस सेठ वकार ने जो सज़ा दी, क्या उसका जस्टिस का हक नहीं था? उसको ये इख्तियार नहीं था? जब उसको इख्तियार था तो उस वक्त की हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत के वज़रा ने जस्टिस सेठ वकार के मतलब जो गुफ्तगू मीडिया पे आके कही वो काबिल बर्दाश्त थी। आप ये फैसला कर रहे हैं ना, एक कोर्ट कर रही है, आप अपर कोर्ट में चले जाते हो या बेंच पे चले जाते हो, सिंगल कोर्ट का फैसला है, आप डबल बेंच पे चले जाते हो, जो भी चाहें वो फैसला दे दें, इख्तियार है। मगर ये कहना किसी के इख्तियार में है कि पिछले जज ने जो किया वो गलत, और जो फतवे फिर दिए गए उसके मतलब, ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल मुनासिब कितने नहीं है। हम बाइख्तियार हैं। जब इतनी चोटें लगी हुई हैं, इतने बार के डसे हुए हैं, तो फिर अपने मकबूल तरीन बयानियां वोट को इज्जत दो से पीछे क्यों हट गए आप जाए इस पे। हम आज भी उससे पीछे न हटे हैं न हटेंगे। वो सुन लें भाई, हमें कहा जाए कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, हमारी कोई मसल्ला जंग है किसी से, पाकिस्तान के अदारे हैं, हमने एक बात की है कि अदारों में बैठे लोग जो हैं आइन से मावरा अगर फैसले करेंगे तो उसका नुकसान रियासत को ये हो रहा है, और अगर अदारों में बैठे लोग आइन के मुताबिक काम करना शुरू कर दें तो हमें कोई इतराज नहीं है। तो क्या आपको ये शक है कि अभी न्यूट्रल नहीं है? भाई न्यूट्रल नहीं है। मेरी बात सुने ना, आज हमें कहा गया ना, हमने यकीन कर लिया। मेरी बात तो सुन लेना। जहां तक पक्के का तल्लक है तो वो आप सुन लें, क्या आज भी इमरान खान के लिए जो पैमाने हैं इंसाफ के, क्या मेरे और आपके लिए हो सकते हैं? क्या इससे पहले कभी हुआ है? मैं नहीं ये कहता कि इमरान खान को हर सूरत सजा दे देनी चाहिए कानूनी तकाजों के बगैर, पूरे किए बगैर, मगर क्या मेरे लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे जो मुझे सजा दे दी गई? क्या मुझे जो फांसी दे दी गई, क्या उसके लिए कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे? आप, यही सवाल है कौम का, यही एतराज है कौम का, और यही सवाल है कि आज क्या न्यूट्रल हो गए हैं तमाम अदारे, और क्या उसमें से कितना पोर्शन है या उसमें बैठे लोग कितने न्यूट्रल हो गए? ये है सर सवाल। उनमें से कितने? यस, बिल्कुल डिवाइड की बात मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूं कि क्या जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी, उनमें से कितनों से क्या मुराद है? कुछ न्यूट्रल है, कुछ न्यूट्रल नहीं। मैं ये कह रहा हूं ना कि आज जो सहूलतकारी है उसको कुछ पोर्शन है ना जो उसको सपोर्ट कर रहा है। किसमें? अवाम का? भाई अदारों में से। इदारों से मुराद भाई तमाम अदारे, रियासत के अदारे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप कह रहे हैं या मैं कर रहा हूं, ये पूरी कौम को है, इल्म है। अच्छा, जब आप ये कह रहे हैं कि क्या इससे पहले किसी और के साथ ये हो सकता है, तो फिर इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी कि क्या इससे पहले कोई
कन्विक्टेड सिर्फ अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर गया है, जेल से निकलकर, ये मिसाल भी है। तो फिर तो लाडले वो भी हुए। अभी जवाब दूं? ब्रेक ले अगर मुनासिब समझेंगे नहीं, एक जुमले में सब ब्रेक लूंगी। लोग बैठे रहेंगे इंतजार में कि मियां जावेद लतीफ साहब क्या बोलेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि मियां इसहाक डार साहब भी वापस आ रहे हैं और उसके बाद कहा जाए कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अब तक नवाज शरीफ साहब को या इसहाक डार साहब की वापसी को किसने रोका हुआ था और गए क्यों थे, क्या डील थी? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ऑडियो लीक्स के साथ साथ आज की दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से भी जो ऑडियो लीक्स है उसमें मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो बड़े हवाले से उनके बोल रही थी कि उनको काम काज करना आता नहीं है, उनको सही से बात कर पता नहीं क्या क्या वो बोल देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। उसके साथ साथ एडवोकेसी कर रही थी वो इसहाक डार साहब की, और आज इसहाक डार साहब मेरा ख्याल है कल शहबाज शरीफ साहब के साथ वापस भी आ रहे हैं। इसहाक डार साहब 2017 में मुल्क छोड़ के गए थे, जाने की वजह क्या थी अचानक? पहले वो जो आपने वक्फे से पहले सवाल किया था उसका जवाब दूंगा। आपने कहा है कि क्या ऐसा कोई मुजरम है जो चला जाए बाहर, जेल से निकल के इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर? नादिया, कोई ऐसा मुजरम पाकिस्तान तो क्या दुनिया में ऐसा है जो बेटे से तनख्वाह ना ले और उसको सज़ा सुना दी जाए? क्या दुनिया में ऐसा कोई मुजरम है जो प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके नीचे चीफ एग्जेक्टिव हो और नीचे तमाम अदारे उसके कंट्रोल में हों बकौल इमरान खान के, और उसके अदारों का क्लर्क भी उसके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट कर रहा हो? कभी इस तरह का बेख्तियार या किसी की ख्वाहिश या किसी ताकतवर के कहने पे ऐसे चीफ एग्जेक्टिव को आपने देखा है? और क्या ऐसा चीफ एग्जेक्टिव आपने देखा है जो पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कोई ऐसा मुजरम मुझे बता दें जिसको सज़ा भी सुना दी गई हो कि वो हाईजैकर हो, हाईजैकर ज़मीन पे हो और त्यारा आसमान से अगवा हो रहा हो और उस पर भी सज़ा सुना दी गई हो और हमारी अदालतों ने सुनाई? मियां जावेद के साथ टाइम मेरे पास कम है। इसहाक डार साहब 2017 में चले गए थे, ऐसा क्या हुआ था? वही हुआ था जो मैं अब बात कर रहा था। आप किससे झगड़ा था, किससे नाराजगी? ना मेरी बात सुन, उन्हीं से झगड़ा था क्या जिससे नवाज शरीफ का झगड़ा था। क्या झगड़ा था? क्या झगड़ा था डॉन लीक्स का? क्या झगड़ा था पाकिस्तान के अंदर? तो वो मामले अब सेटल हो गए? भाई मेरी बात सुने ना, वही अच्छा तो, उन्हीं से अगर झगड़ा था तो उनसे दोस्ती हो गई? अच्छा नहीं, वही आपने बात अच्छी की है, वो सवाल सुन ले जो आप बात कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ये चाहते तो हम बार बार रिपीट करते कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हमारे साथ ये ज्यादती, हम वो भुला के हमने अपनी तहरीक को, जो आप सवाल करते हैं लोग कि जनाब वो वोट को इज्जत दो की तहरीक कहाँ गई? सर मैं आज पूछ रही हूं कि खामोश आपका वो झगड़ा वही झगड़ा हो गया। मेरी बात सुने ना, आज नवाज शरीफ साहब का बारे में गुफ्तगू समेट देते हैं। अगर आज कोई कह दे कि मैं न्यूट्रल हो गया हूं तो हमारी कोई जंग नहीं थी, हमारे असूली इख्तिलाफ था। अगर वो कहे कि आइंदा ऐसा नहीं होगा तो हमें यकीन है। नवाज शरीफ साहब वापस कब? नवाज शरीफ इसहाक डार के बाद अगली जो शख्सियत आने वाली है पाकिस्तान में, जो 2017 में जिसको निकाला गया था उसको वहीं अवाम लेकर जाएंगे और रास्ते की रुकावटें हटती जाएंगी। जो उस कब आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? आप बहुत सारी डेट्स देते हैं, फाइनल डेट दे जाए। फिर मुझे ये बता देना आप ही कि कब रुकावटें हटनी मुकम्मल हट जाएंगी तो मैं डेट फाइनल दे देता हूँ। अभी रुकावटें मुकम्मल नहीं, रुकावटें नजर आती रहती हैं भाई। यानी अभी भी नवाज शरीफ साहब को वापस आने में रुकावटें हैं? अगर रुकावटें न हो तो आज तक की डेट में इमरान खान को सजा हो चुकी हो, आप 8 साल मजीद इंतजार करेंगे? इसको क्लियर कीजिए। ये वही रुकावटें हैं, यानी वो रुकावटें जो पहले थी मियां साहब के सामने, वो रुकावटें आज भी हैं जिनकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ पा रहे, क्लियरेंस नहीं मिली। मैं बिल्कुल क्लियर हूं और मैंने आपको जवाब दे दिया कि जो अभी तक रुकावटें इमरान खान को सजा देने में हैं वही रुकावटें वापसी में हैं नवाज शरीफ की। उम्मीद है आपको कि जल्द दूर हो जाएंगे? मैं तवक्को रखता हूँ अवामी दबाव जो ही बढ़ता जाएगा ये रुकावटें हटती जाएंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मियां जावेद लतीफ साहब। बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ रही थी लेकिन टाइम की कमी थी, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी बात मियां जावेद चाहते चाहते की है। उन्होंने कहा है कि अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से रुकावटें हैं और मियां नवाज शरीफ साहब उस दिन वापस आएंगे जिस दिन से रुकावटें दूर हो जाएंगी। वो रुकावटें किसकी जानिब से हैं ये ना मुझे पूछने की ज़रूरत है ना आपको बताने की ज़रूरत है, इसलिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।